नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तब क्या होगा। इंसान जिंदगी भर मेहनत करके संपत्ति जोड़ता है ताकि उसके बाद परिवार सुरक्षित रहे, लेकिन कई बार मौत के बाद वही संपत्ति परिवार में सबसे बड़ी लड़ाई की वजह बन जाती है। भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं, रिश्ते कोर्ट में पहुंच जाते हैं और करोड़ों की संपत्ति कानूनी उलझनों में फंस जाती है। वजह गलत या अधूरी एस्टेट प्लानिंग। आज हम समझेंगे कि टेस्टामेंट्री ट्रस्ट और लिविंग ट्रस्ट क्या होते हैं, दोनों में फर्क क्या है और कौन सा ट्रस्ट आपके परिवार को भविष्य के विवाद से बचा सकता है। तो आज के शो में हम जानेंगे कि विल और ट्रस्ट में बड़ा फर्क जो है वो क्या है। ऑन द शो में क्या डिस्कस होने वाला है उस पर हम नजर डालते हैं। देखिए, विल और ट्रस्ट में बड़ा फर्क जो है वो क्या है। इसके अलावा टेस्टामेंट्री ट्रस्ट कैसे काम करता है आज हम ये भी जानेंगे, साथ ही हम आपको इसका मतलब भी बताएंगे। लिविंग ट्रस्ट के क्या फायदे हैं, तो लिविंग ट्रस्ट के फायदे आखिरकार क्या हो सकते हैं, और देखिए टेस्टामेंट्री और लिविंग ट्रस्ट में दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम आपको बताएंगे। प्रोवेट में क्यों फंसती है संपत्ति, इसके बारे में भी बात होगी। वहीं कौन सा ट्रस्ट किसके लिए सही है, इस पर भी बात हम करेंगे कि आखिरकार अगर आप ट्रस्ट चुन रहे हैं तो कौन सा ट्रस्ट आपके लिए सही हो सकता है। फैमिली वेल्थ बचाने की सही आखिरकार रणनीति क्या हो सकती है। चलिए अब देखते हैं दिल्ली के कारोबारी राजीव मेहरा की कहानी, जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति बनाई लेकिन सही एस्टेट प्लानिंग नहीं की। दिल्ली के राजीव मेहरा ने जीवन भर मेहनत करके करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई थी। उनके पास कई प्रॉपर्टी, शेयर निवेश और फैमिली बिजनेस था। उन्होंने एक सामान्य विल तो बनाई, लेकिन ट्रस्ट स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया। निधन के बाद बेटों के बीच बिजनेस कंट्रोल और संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया। मामला प्रोबेट प्रोसेस में पहुंचा और कई संपत्तियां कानूनी अड़चनों में फंस गईं। परिवार को आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक तनाव भी झेलना पड़ रहा है, लेकिन बंटवारे का मामला सुलटता नजर नहीं आ रहा। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक जैन, जो नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस के फाउंडर डायरेक्टर हैं और एस्टेट प्लानिंग, वेल्थ सक्सेशन और फैमिली एस्टेट स्ट्रक्चरिंग के विशेषज्ञ माने जाते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, अभी हमने अपने दर्शकों को स्टोरी दिखाई राजीव मेहरा की। उन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी जिससे परिवार मुसीबत में फंस गया? तो सबसे बड़ी गलती है ये मानना कि जो मेरे सामने चल रहा है वो मेरे बाद भी चलता रहेगा। इट इज एजम्पशन ऑफ एवरीथिंग वुड बी राइट आफ्टर मी। सबसे बड़ी गलती है। अच्छा है कि सब चलता रहे, पर अगर ना चले तो आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। दूसरा, आपने एक डॉक्यूमेंट पे विश्वास किया, और मतलब बहुत कम लोग विल भी बनाते हैं इंडिया में, तो हमें उस बात के लिए तो उनको बधाई देनी चाहिए, एटलीस्ट उन्होंने एक विल बनाई। पर प्रॉब्लम क्या है, विल की जो कमियां हैं उनको या तो समझाई नहीं गई या उनको समझ में नहीं आई, और उन कमियों की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो जो फॉल्स सेंस ऑफ एश्योरेंस है ना, कि मैंने सब कुछ कर लिया है जो करने के लिए है, वो प्रॉब्लम है। तो अगर वो विल की जगह एक प्रॉपर ट्रस्ट बनाते, उसके अंदर फैमिली के रूल्स और रेगुलेशन लिख देते, कंट्रोल और मैनेजमेंट को डिफरेंशिएट करते, राइट, तो बहुत सारी चीजें अपने आप संभल जाती उनके। बिल्कुल सर, अक्सर लोग एस्टेट प्लानिंग को सिर्फ विल तक सीमित मानते हैं। ऐसे में टेस्टामेंट्री ट्रस्ट और लिविंग ट्रस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? दोनों परिवार की संपत्ति को सुरक्षित रखने में किस तरह अहम भूमिका निभाते हैं? क्योंकि अभी हम जब मैं स्टार्ट कर रही थी उस दौरान हमने बताया था कि टेस्टामेंट्री ट्रस्ट के बारे में और लिविंग ट्रस्ट के बारे में हम अपने दर्शकों को बताएंगे। मैं चाहूंगी कि दोनों को आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताइएगा क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। तो जैसे नाम में लिखा है ना, एक लिविंग ट्रस्ट है, एक टेस्टामेंट्री। टेस्टामेंट्री जो वर्ड है उसका मतलब होता है आफ्टर डेथ, राइट। तो टेस्टामेंट्री ट्रस्ट मतलब आफ्टर डेथ ट्रस्ट। ऐसी ट्रस्ट जो आपकी डेथ के बाद बने, वो आपके लिए टेस्टामेंट्री ट्रस्ट। कैसे बनती है ये? लोग अपनी विल में लिख जाते हैं कि मेरे बाद एक ट्रस्ट बनाना और उस ट्रस्ट में ये पैसे डाल देना या संपत्ति डाल देना, राइट। ये बनाने का अधिकार ज्यादातर जब आप विल से ट्रस्ट बनाते हो तो अपने एग्जीक्यूटर ऑफ द विल को देते हो। एग्जीक्यूटर मतलब जो आपका आफ्टर डेथ एजेंट है,
जिसके पास ये पावर है विल को इम्प्लीमेंट करने की, उसको एग्जीक्यूटर कहते हैं। तो टेस्टामेंट्री ट्रस्ट में आपने अपने एग्जीक्यूटर को कहा मेरी डेथ के बाद मेरे परिवार और बच्चों को ये वाली प्रॉपर्टी डायरेक्टली मत देना, इसको एक ट्रस्ट बनाना और ट्रस्ट में डाल देना। तो ये हो गई आफ्टर डेथ ट्रस्ट, टेस्टामेंट्री ट्रस्ट। लिविंग ट्रस्ट एक ऐसी ट्रस्ट है जो आपने अपने जीते जी बना दी। तो ये आपने खुद बनाई। टेस्टामेंट्री ट्रस्ट आपके बाद बनी। लिविंग ट्रस्ट में लोग जनरली बनाकर संपत्तियां ट्रांसफर कर देते हैं या अपनी विल ट्रस्ट के फेवर में बना देते हैं या कुछ संपत्ति ट्रांसफर कर देते हैं, बाकी की विल बना देते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, पर फर्क कहाँ है टेस्टामेंट्री और लिविंग में? एक ट्रस्ट आपके जीते जी बन गई और एक आपकी मृत्यु के बाद। ये दोनों में फर्क है। बिल्कुल। अब सर, दोनों के बीच में ही अगर मैं कानूनी प्रक्रिया और नियंत्रण, गोपनीयता और संपत्ति के ट्रांसफर के लिहाज से अगर समझा जाए तो दोनों में फिर क्या डिफरेंस होगा? तो लिविंग ट्रस्ट में क्योंकि ट्रस्ट डीड आपने बनाई, राइट, और ये आपके लाइफ टाइम में ट्रांसफर हो गई, तो इसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल है। पहली चीज, राइट, तो पहली चीज क्या है कि उसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपने खुद बना दी और आपके जीते जी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दूसरा उसका फायदा क्या है, उस ट्रस्ट डीड के जितने भी क्लॉजेज हैं वो आपने खुद बनाए। तो अगर आपने खुद क्लॉज सारे ड्राफ्ट करे हैं तो आपके अनुसार ज्यादा लिविंग ट्रस्ट बनेगी। टेस्टामेंट्री ट्रस्ट में आपने मोटा मोटा बता दिया कि ऐसे ऐसे करना, तो उसमें जो बारीकियां हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लिविंग ट्रस्ट में वो आपके कंट्रोल में, राइट। लिविंग ट्रस्ट में जो प्रॉपर्टी का कंट्रोल है वो आपके जीवित रहते हुए आपके पास है और मृत्यु के बाद भी आपके पास है। टेस्टामेंट्री ट्रस्ट में आपके कानून ही प्रॉपर्टी पे डेथ के बाद लगते, जीते जी नहीं लगते। एक और प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोग नहीं सोचते। हम लोग आज की डेट में सोचते हैं इनहेरिटेंस प्लानिंग का मतलब है आफ्टर डेथ प्लानिंग, राइट। पर मैम आप देख रहे हो आज की डेट में लोगों की लाइफ स्पैन बढ़ता जा रहा है, राइट। 90 साल 100 साल तक काफी लोग जी जाते हैं। जैसे जैसे ये लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, इनकैपेसिटेशन के चांसेस भी बढ़ रहे हैं ना। एक आदमी वो 60 या 70 में चला गया दुनिया में, तो ज्यादातर वो इनकैपेसिटेट नहीं होगा, अपंग नहीं होगा, वो उसकी बिस्तर पे नहीं आएगा। पर अगर जो 100 साल जी रहा है वो आखिरी के 10 साल तो बिस्तर पे ही काट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब लिविंग ट्रस्ट में इनकैपेसिटेशन प्लानिंग हो सकती है। जैसे कि मैंने अपने ट्रस्ट में 1 करोड़ रुपए डाले, तो मैंने कहा इसमें से जो 8 लाख रुपए आएंगे वो मेरे इलाज पे या मेरी रख रखाव पे खर्च होंगे, राइट। अब क्योंकि मैंने लिविंग ट्रस्ट में अपने बाद अपनी इनकैपेसिटेशन पे, मुझे पैरालिसिस हो गया, मैं मेंटली इनकैपेसिटेट हो गया, तो मैंने पॉइंट करा कि मेरा बेटा इस ट्रस्ट को चलाएगा या मेरी वाइफ इस ट्रस्ट को चलाएगी और ये 8 लाख रुपए मेरे पे खर्च कर देगी, राइट। तो इनकैपेसिटेशन प्लानिंग लिविंग ट्रस्ट में हो सकती है। पर टेस्टामेंट्री ट्रस्ट में अगर इनकैपेसिटेशन आए तो प्रॉपर्टी पे से कंट्रोल है ही नहीं, क्योंकि वो ट्रस्ट में गई नहीं, वो आपके पर्सनल नाम पे है और आप फाइनेंशियल डिसीजन लेने के काबिल ही नहीं रहे। तो इनकैपेसिटेशन प्लानिंग जो है वो लिविंग ट्रस्ट में प्रॉपरली हो सकती है, टेस्टामेंट्री ट्रस्ट में वो एक रिस्क रहता है, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों ट्रस्ट में बेटर कौन सी है, दोनों के अपने अपने यूज हैं। आपको देखना पड़ेगा आपके परिवार, आपकी सरकमस्टांस, आपके उद्देश्य जो है वो दोनों में से कौन सी ट्रस्ट ज्यादा जल्दी से पूरी करती। बिल्कुल। तो ये चूज हम तब कर सकते हैं जब हम अपनी पूरी सिचुएशन को समझें, तभी हम उस ट्रस्ट को चूज कर सकते हैं। सर, अगर किसी व्यक्ति के पास घर, निवेश, बिजनेस और नाबालिग बच्चों की जिम्मेदारी है तो उसे केवल विल पर ही निर्भर रहना चाहिए या ट्रस्ट स्ट्रक्चर पर भी उसे जाना चाहिए? ट्रस्ट बनाने के बहुत सारे रीजंस हैं। अगर इनमें से कोई भी रीजन आपके लिए जरूरी है तो विल से काम नहीं चले। पहला रीजन हो सकता है कि आपको ये डर है कि मेरे बाद मेरी विल को चैलेंज किया जा सकता है, राइट।
अगर ये डर है तो ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। दूसरा रीजन ये है कि आपको लगता है कि मैं पहले प्रॉपर्टी ए को दूंगा, उसके बाद बी को देना चाहता हूँ। जैसे बोलो आपके तो पहले मेरी वाइफ पे जाएगी, उसके बाद मेरे बच्चों पे बराबर बढ़ जाएगा। ये विल नहीं कर सकता, क्योंकि विल वन टाइम प्ले है, वो प्ले रिवाइंड और प्ले नहीं है, राइट। ट्रस्ट जो है वो लगातार चलता रहता है। आपके जो डिसीजन है वो एक के बाद एक आ सकते हैं, विल में वो नहीं आ सकते। विल में जब किसी को प्रॉपर्टी मिलती है तो वो उसका मालिक बन जाता है और उसके पर्सनल रिस्क उस प्रॉपर्टी पे ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे मैंने अपने एक बेटे को अपनी एक संपत्ति दी, बेटे ने अपने किसी बिजनेस में पर्सनल गारंटी दी हुई थी और बिजनेस फेल हो गया। तो मेरी प्रॉपर्टी जब मेरी डेथ के बाद मेरे बेटे पे गई तो वो क्रेडिटर उस प्रॉपर्टी को ले आ सकते हैं, क्योंकि वो मेरे बेटे की प्रॉपर्टी है। राइट। पर यही प्रॉपर्टी अगर मैंने ट्रस्ट के थ्रू उसको दी होती तो वो मालिक नहीं बनता आफ्टर माई डेथ, वो खाली उसका फ्यूचर मालिक था। तो ये सारी प्रॉपर्टी क्रेडिटर या सेपरेटिंग स्पाउसेस के रिस्क से बच जाती। एक और अगर रिस्क आपको दिखता है तो ट्रस्ट बेटर है। अगर आप प्रॉपर्टी या एसेट्स के यूज को कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी डेथ के बाद, तो ट्रस्ट इज अ बेटर ऑप्शन। जैसे मैं कहता हूं कि विल में तो मैंने प्रॉपर्टी दे दी अपने बेटे को, अब मेरा बेटा कैसे मर्जी इस्तेमाल करे, पर ट्रस्ट में मैं उस पर कंडीशन लगा सकता हूँ कि इसका खाली तुम किराया ले सकते हो, बेच नहीं सकते, है ना, डिविडेंड ले सकते हो, शेयर सेल नहीं कर सकते, इंटरेस्ट ले सकते हो, है ना, कॉर्पस को यूज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो अगर इनके कोई ऐसे उद्देश्य हैं जो मैंने बताए या ऐसे रिस्क हैं जो मैंने बताए, तो इनके लिए विल काफी नहीं होगी, ट्रस्ट बनानी जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन सर अगर किसी का सिंगल चाइल्ड है और उनके पेरेंट को ये डर ही नहीं है कि कौन, क्योंकि सिंगल चाइल्ड है तो बाद में कौन ही चैलेंज करेगा, तो क्या वो विल तक ही सीमित रह सकते हैं या उनको भी ट्रस्ट बनाने की जरूरत है? ठीक है, पहली बात, चैलेंज का रिस्क नहीं है, राइट। वैसे भी मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति के अगर एक हिंदू मेल है तो उसके लीगल हेयर कौन है? उसकी मदर, उसकी वाइफ और उसका बच्चा। Right. आप कह रही हो बच्चा एक है, पर 1/3 प्रॉपर्टी तो मदर पे गई, तो मदर के बाद कहाँ जाएगी? मदर के लीगल हेयर्स को, राइट। तो ये कहना कि सिंगल चाइल्ड है इसलिए बटेगी नहीं, ये बात गलत है। दूसरी बात, आपको सब वो चैलेंज दूसरे बच्चों से होने का रिस्क नहीं है, पर जब आपके बच्चे तक पहुंच जाए उसके बाद उसके साथ क्या क्या हो सकता है गलत, उसका तो रिस्क अभी भी है ना। बिजनेस के लोन्स के लिए प्रॉपर्टी ली जा सकती है क्रेडिटर से, उसका अपने स्पाउस से झगड़ा हो जाए, उसके एलिमनी में जा सकती है, वो खुद मैनेज नहीं कर पाया ठीक से, उसमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो बहुत सारे रिस्क अभी भी ट्रांसफर में है, राइट। तो ये कहना गलत है कि सिंगल चाइल्ड होने की वजह से मुझे ट्रस्ट या विल की जरूरत नहीं है। आपको अभी भी जरूरत है, हाँ, आपका रिस्क शायद थोड़ा सा कम है अदर पीपल हु हैव मल्टीपल चिल्ड्रन। तो यानी कि इन शॉर्ट सर विल से काम नहीं चलेगा, आपको ट्रस्ट बनानी पड़ेगी ही। सर लिविंग ट्रस्ट को अक्सर अमीर परिवारों का ही टूल कहा जाता है, क्या ये जो धारणा है क्या ये सही है? क्या मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए भी उतना ही उपयोगी हो सकता है? मैम, हमारी जो डेफिनेशन है ना मिडिल क्लास की, वो थोड़ी सी चेंज हो गई है पिछले 10 साल। जी। आज की डेट में एक मिडिल क्लास आप किसे कहते हो? उस व्यक्ति की भी कम से कम नेटवर्थ 4 से 5 करोड़ रुपए होती है। नेटवर्थ की बात कर रहा हूँ, टोटल संपत्ति मिलाकर, राइट। और जो रिस्क मैंने बताया आपको सारे, वो तो इस बात पे डिपेंड ही नहीं करते आपकी संपत्ति कितनी है, राइट। जैसे कि आप इंश्योर करना चाहते हो कि आपके पास आपके स्पाउस को आसानी से चली जाए, स्पाउस का बच्चों को चली जाए आसानी से, है ना, बच्चे उसका मिसयूज ना कर पाए, उनको कोई बहला फुसला के पैसे ना ले जाए, राइट। अगर उनको मैनेज करने की काबिलियत कम है तो ये प्रॉपर्ली मैनेज हो जाए एसेट्स या प्रॉपर्टी मेरे बाद, राइट। ये सब रिस्क तो हर एक व्यक्ति के है ना, इसमें कोई वेल्थ का अमाउंट का तो सिस्टम ही नहीं है। और अगर ऐसा है तो ये कहना गलत है कि खाली अल्ट्रा HNI और HNI क्लाइंट्स के लिए, ये हर व्यक्ति के लिए है जिसके लाइफ में एसेट्स हैं और रिस्क है। और हम में से कोई भी ऐसा नहीं है
जो कह सके कि मेरी लाइफ में रिस्क नहीं है या मेरे बाद रिस्क नहीं है। तो रिस्क अगर है तो ट्रस्ट उसका सॉल्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल सर, रिस्क है तो ट्रस्ट उसका सॉल्यूशन है। सर लेकिन टेस्टामेंट्री ट्रस्ट बनाने का सही समय क्या होता है और किन सिचुएशंस में ये लिविंग ट्रस्ट से ज्यादा प्रभावी साबित हो सकता है? अगर ये पूछें आप मुझे कि टेस्टामेंट्री ट्रस्ट बनाने का सही समय क्या है, तो बेसिकली आप मुझसे पूछ रहे हैं विल बनाने का क्या सही समय, राइट? तो विल बनाने का क्या सही समय है? आज, टुडे, इससे बढ़िया समय ही नहीं है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ तो पता है, अपनी डेट ऑफ डेथ किसी को भी नहीं पता, राइट। राइट? तो डेथ से पहले विल बनानी चाहिए, तो डेथ से पहले ही टेस्टामेंट्री ट्रस्ट बनाओ, राइट? अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये किन स्थितियों में बेटर है, राइट? तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज की डेट में किसी कारण से लिविंग ट्रस्ट नहीं बना सकता, तो उसको टेस्टामेंट्री ट्रस्ट बना देनी चाहिए। जैसे सपोज मैं डेथ बेड पे हूँ, मैं रजिस्टर कराने नहीं जा सकता ट्रस्ट डीड को, या मेरे को इशू है कि ट्रांसफर करना नहीं चाहता मैं प्रॉपर्टी अपने लाइफ टाइम में, मैं डेथ के बाद ही ट्रांसफर करना चाहता हूँ ट्रस्ट में, तो टेस्टामेंट्री ट्रस्ट बेटर है, राइट? दूसरा एक कारण जो कई लोग टेस्टामेंट्री ट्रस्ट बनाते हैं कि इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है, और वो प्रोविजन ये कहता है, वो क्लॉज ये कहता है कि अगर आप एक टेस्टामेंट्री ट्रस्ट बनाते हैं जो कि आपकी इकलौती ट्रस्ट हो, ओनली ट्रस्ट हो, और वो किसी डिपेंडेंट के फेवर में बनाई गई हो, तो हम इसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन मान लेंगे। मतलब इसमें आपको स्लैब के फेवर में सर कैसे? मतलब मैंने एक ट्रस्ट बनाई अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए, वाइफ के लिए, मदर के लिए, फादर के लिए, ये डिपेंडेंट हो गए ना मेरे पे। राइट राइट राइट। पर ये मेरी इकलौती ट्रस्ट होनी चाहिए, इसके अलावा कोई ट्रस्ट नहीं बनाई देनी चाहिए। ओके ओके। तो इस ट्रस्ट का जो इनकम टैक्स है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का लग जाता है, जिसमें हमें स्लैब रेट्स मिल जाते हैं। तो सपोज मैंने एक ट्रस्ट बनाई अपने बेटे के फेवर में, और ये मेरी इकलौती ट्रस्ट थी और टेस्टामेंट्री ट्रस्ट थी, विल के थ्रू बन रही है, राइट? और इसमें मैंने 1 करोड़ रुपए डाल दिए, अपनी डेथ के बाद का 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देना। अब 1 करोड़ रुपए का ब्याज आता है हर साल। अब ये जो 8 लाख रुपए ब्याज आया इसका साल का, ये मेरे बेटे की इनकम से क्लब नहीं होगा, इसको सेपरेट एंटिटी मानकर उस पर अलग टैक्स रेट चलता रहेगा। तो हम में से बहुत सारे लोग एचयूएफ बनाते हैं ना। क्यों बनाते हैं एचयूएफ? क्योंकि टैक्स बचता है। एक तरीका टैक्स बचाने का क्या है? नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ा दो फैमिली में, राइट? पर नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ाने का एक तरीका ये है ना कि मेरी डेथ के बाद मेरी इनकम टैक्स की फाइल बंद ही नहीं हुई, चलती जा रही है, तो नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़ गए। अगर आपने एक टेस्टामेंट्री ट्रस्ट बनाई प्रॉपर तरीके से, तो आपकी डेथ होगी ही नहीं इनकम टैक्स फाइल्स में, वो चलती रहेगी आपके ट्रस्ट के फेवर के रूप में, और वो टैक्स बच जाएगा उतने पार्ट। तो वो भी रीजन है कि कई लोग ट्रस्ट टेस्टामेंट्री क्यों बनाते हैं। ओके सर, कई मामलों में संपत्ति विवाद, प्रोबेट, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और गलत एस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी बढ़ जाते हैं। क्या सही ट्रस्ट प्लानिंग इन समस्याओं को वास्तव में कम कर सकती है? इस क्वेश्चन के लिए ना मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपकी विल का सबसे अच्छा एग्जीक्यूटर कौन है? एग्जीक्यूटर मतलब इम्प्लीमेंटर कौन है आपके हिसाब से? कौन हो सकता है? हम ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सारी सिचुएशन जो है वो कैसे रहेगी और आगे चल के क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है फैमिलीज में। तो आपसे अच्छा इम्प्लीमेंटर है आपकी विल का? नहीं है ना, राइट? ट्रस्ट में, लिविंग ट्रस्ट में मैंने अपनी विल अपने जीते जी इम्प्लीमेंट कर दी, क्योंकि मैंने क्या करा, प्रॉपर्टी उठाई, एक ट्रस्ट बनाई, ट्रस्ट डीड में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, उसमें लिखा जीते जी मैं मालिक हूं, मेरे मरने के बाद मेरे तीनों बच्चों को ये मिल जाएगा। अब क्या मेरी डेथ के बाद टाइटल ट्रांसफर होगा फ्रॉम ए टू बी?
डेड पर्सन से लिविंग पर्सन पे ट्रांसफर होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो मैंने पहले ही कर दिया। राइट। और जब ट्रांसफर नहीं होगा तो झगड़ा किस बात पे होगा? ट्रस्ट में, लिविंग ट्रस्ट में आपने अपनी विल अपने जीते जी इंप्लीमेंट कर दी, इसलिए ये बहुत पावरफुल बन जाता है टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट, टू मेंटेन हार्मनी इन द फैमिली, क्योंकि ये हो चुका है ऑलरेडी, इसको होना नहीं है अब। और इसको चैलेंज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप जीवित हो, आपने जीते जी ट्रांसफर कर दी। तो इस वजह से लिविंग ट्रस्ट इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू अ विल। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो काफ़ी देखिए अब अहम टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं और सही तरीका क्या हो सकता है, विल ज़रूरी है या फिर आप टेस्टामेंट्री ट्रस्ट या फिर लिविंग ट्रस्ट, दोनों के बीच में हालांकि डिफरेंस सर ने बता दिया है। और सर से अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं, देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है। अब आपको मैं नंबर बता देती हूँ सर से कांटेक्ट करने का। सर का नंबर है 9717336659। और एक और ख़ास बात कि जब आप हमारे शो में जाएंगे, यानी कि यूट्यूब पर आप जाएंगे और उसके बाद तब क्या होगा, शो सर्च करेंगे वहां पर बोनस में जाके, तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है, आप डायरेक्ट सर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब देखिए अमर उजाला द बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल भी आ गए हैं, उनमें से कुछ सवालों को हम शामिल कर लेते हैं जल्दी से। देखिए सवाल आया है हमारे पास जयपुर से, अमित गुप्ता का ये सवाल है। उन्होंने पूछा है कि मेरे 2 बच्चे हैं और एक फैमिली बिजनेस भी है, क्या केवल विल काफी है या मुझे लिविंग ट्रस्ट भी बनाना चाहिए? मैंने इसका पहले ही जवाब दिया है, बिल्कुल। खाली बच्चे होने से या बिजनेस होने से ट्रस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मेरे बाद क्या क्या हो सकता है और क्या मैं उसे प्रिवेंट करना चाहती हूँ। अगर आपको वो रिस्क दिखाई देते हैं कि बच्चों के स्पाउस उनसे पैसे ले जा सकते हैं, बिजनेस मिसमैनेज हो सकता है, बच्चों के क्रेडिटर उससे पैसे ले जा सकते हैं, बच्चों का मिसमैनेजमेंट से प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो सकती है, बच्चों में आपस में विवाद हो सकता है मेरी मृत्यु के बाद, अगर आपको ये सारे रिस्क दिखाई देते हैं, इनमें से कोई सा भी रिस्क दिखाई देता है, तो ट्रस्ट इज अ बेटर सोल्यूशन देना विल। बिल्कुल सर। अगला सवाल लखनऊ से आया है, सीमा अरोड़ा का। इन्होंने पूछा है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों नौकरी करती हो और निवेश भी वो कर रहे हैं साथ के साथ ही, तो एस्टेट प्लानिंग की जो शुरुआत है उन्हें वो कैसे करनी चाहिए? तो अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप अपनी इनहेरिटेंस प्लानिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले डिसाइड करिए कि आप दोनों में से अगर एक को कुछ हो जाए, या तो इनकैपेसिटेट हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, तो जो एसेट्स हैं उस पे कंट्रोल और ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी और कैसे मैनेज होगी। जैसे मैं हस्बैंड और वाइफ हूँ, कुछ अकाउंट्स मेरे नाम है, कुछ अकाउंट्स मेरी वाइफ के नाम है, कुछ हमारे जॉइंट अकाउंट्स हैं, जॉइंट एसेट्स। राइट। प्रॉब्लम क्या है, मेरी डेथ के बाद किसको क्या मिलेगा, ये बिना विल के नहीं हो सकता या बिना ट्रस्ट बनाए नहीं हो सकता सुनिश्चित, क्योंकि आपके स्पाउस के अलावा और लोग भी लीगल हेयर्स हैं एज पर लॉ, तो वो एक रिस्क है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, सपोज मैं जीवित हूं पर मैं इनकैपेसिटेट हो गया, मैं बिस्तर पे पड़ गया, मैं अपंग हो गया, मुझे पैरालिसिस हो गया, मेंटली इनकैपेसिटेट हो गया, मैं डिमेंशिया हो गया, पार्किंसन हो गया, तो ये जो मेरे सिंगली ऑपरेटेड अकाउंट्स हैं इसको कौन ऑपरेट कर पाएगा मेरे बिहार? तो इनकैपेसिटेशन प्लानिंग भी आप करिए। आप ये भी सोचिए कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ ये चीज साइमल्टेनियस हो जाए, एक साथ हो जाए, है ना। हस्बैंड वाइफ साथ जा रहे थे कार में, कार का एक्सीडेंट हुआ, दोनों पैरालाइज्ड हो गए, एक की डेथ हो गई, एक कोमा में चला गया। ये सारी चीजें हो सकती हैं, बिल्कुल। और इनकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आपको कहना पड़ेगा इस सिचुएशन में ये हो, इस सिचुएशन में ये हो, क्योंकि जो कानून के हिसाब से डिफॉल्ट होता है वो आपको शायद मंजूर ना हो। बिल्कुल। राइट। तो शुरुआत क्या है, आपको वो सिचुएशंस बतानी पड़ेंगी कि मेरे साथ ये पॉसिबल है, इस टाइम में ये होना देना चाहता हूं, और उसके लिए मैंने ये प्लान और कागज बनाए। तो ये शुरुआत है कि जब आप वर्स की थिंकिंग रखकर प्लान क्रिएट करते हो,
उसके बाद आपको अपने एसेट्स की लिस्ट बनानी है, डिसाइड करना है हम दोनों के बाद क्या हो, हम हमारे रहते हुए क्या हो, किसको मिले, कब मिले, कितना मिले, किस तरह मिले, वो सारी चीजें आपको डिसाइड करनी है। और जिसको मिले अगर वो ना रहे तो किसको मिले, तो सक्सेसर बेनिफिशियरी डिसाइड। तो बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनके आंसर में, यहाँ से शुरुआत हो जाएगी अगर आप इतनी सोच भी ले आते हैं तो। बिल्कुल। और कई बार तो सर आपने हमारे इन प्रोग्राम्स में पहले भी बताया कि आप सिर्फ अच्छा सोच के एस्टेट प्लानिंग की शुरुआत ना करें, आप वर्स्ट अगर आप सोचते हैं तो Right. तब आप एस्टेट प्लानिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और साथ ही आप ये भी सोचें कि क्योंकि अक्सर लोग सर डेथ की प्लानिंग नहीं करते हैं, लेकिन जब एस्टेट प्लानिंग की जाती है तो उस टाइम पे भी आपको ये प्लान करना होगा कि आपके मरने के बाद क्या हो सकता है। सर इंदौर से सवाल है रोहित जैन का, उन्होंने पूछा है कि क्या ट्रस्ट के जरिए नाबालिग बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के खर्च को सुरक्षित किया जा सकता है? बिल्कुल कराया सकता है, और इसको कहते हैं माइनर बेनिफिशियरी ट्रस्ट। तो मैंने अपने जीते जी एक ट्रस्ट बनाया, ये लिविंग ट्रस्ट है, जिसमें मैंने कुछ एसेट ट्रांसफर कर दिए व्हाइल आई एम अलाइव। इस ट्रस्ट का सेटलर मैं हूँ, ट्रस्टी मैं और मेरी वाइफ है, बेनिफिशियरी मैं, मेरी वाइफ और मेरा माइनर बच्चा या बच्चे हैं। राइट। इसमें मैंने लिखा जब तक हम दोनों में से कोई भी जीवित है, हम डिसाइड करेंगे पैसे कहाँ लगेंगे हम तीनों में से के लिए, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए और मेरी वाइफ के लिए। हम दोनों में से जब एक बचा तो सर्वाइवर डिसाइड करेगा, सर्वाइवरिंग पेरेंट। और हम दोनों के बाद ये पैसा खाली मेरे इस माइनर बच्चे के इस कार्य के लिए यूज होगा, चाहे वो उसकी पढ़ाई हो, चाहे उसकी हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे उसके देख दिखाव हो, चाहे उसके बिजनेस सेटअप का हो, चाहे उसकी शादी हो। मैं वो पर्पसेस लिख सकता हूँ। मैं ये भी लिख सकता हूँ कि अलग अलग स्टेज पे मेरे बच्चे के बालिग होने के बाद उसको इतना इतना % पैसा मिलता रहे, जिससे कि उसको हमेशा रेगुलर इनकम आती रहे, या रेगुलर कॉर्पस डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एक बार मिल जाए और उसके साथ वो कुछ गलती कर दे, ऐसा ना। तो जरूर किया जा सकता है जो ये कैसे। बिल्कुल। तो माइनर बेनिफिशियरी ट्रस्ट के जरिए आप अपने बच्चे की पढ़ाई भविष्य सुरक्षित आप कर सकते हैं। और देखिए अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो बहुत ही आसान सा तरीका है हमसे जुड़ने का और अपने सवाल हम तक पहुंचाने का। क्या प्रोसेस है, जल्दी से पहले हम वो जान लेते हैं। देखिए आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस अपना व्हाट्सएप अपना मोबाइल उठाना है और व्हाट्सएप पर चले जाना है, और उसके बाद आपको जो सवाल है वो टाइप करके भेज देना होगा। और उसके बाद आपके जो भी जितने भी सवाल होंगे वो सभी सवालों को हम कोशिश करेंगे कि अपने इस प्रोग्राम में शामिल करें। और देखिए अभी हमने व्हाट्सएप नंबर आपको बता दिया था सर का, और सर से आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। और इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, एक्स हैंडल के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रोबेट प्रोसेस को लेकर लोगों में काफ़ी भ्रम रहता है, इसी को लेकर सर से हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। प्रोबेट प्रोसेस को लेकर लोगों में सर काफ़ी भ्रम रहता है, क्या अगर आप आसान लैंग्वेज में बता सकते हैं कि ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस जो है वो क्या है, लिविंग ट्रस्ट इसे कैसे बनाने में बेहतर करता है, मदद करता है? तो व्हाट प्रोबेट होता क्या है? जब आपकी विल को कोर्ट सर्टिफाई कर दे, उस प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन को प्रोबेट कहते हैं। मतलब मेरे मरने के बाद मेरे एग्जीक्यूटर या बेनिफिशियरी मेरी विल को कोर्ट में लेके गए और कोर्ट से कहा इस विल को सर्टिफाई करो, इसको कंफर्म करो कि ये ठीक से बनी हुई है, और हमको पावर दो इसको इम्प्लीमेंट करने की। इस प्रोसेस को प्रोबेट कहते हैं। इंडिया में जनवरी 2026 से प्रोबेट पूरे इंडिया में ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। जनवरी से पहले मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, इन 3 शहरों में प्रोबेट कंपलसरी थी। आज की डेट में पूरे इंडिया में कहीं पर भी कंपलसरी नहीं है। पर प्रोबेट बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है। क्यों? सपोज मैंने एक विल बनाई और अपनी विल से अपने बेटे को संपत्ति ट्रांसफर कर दी। आज की डेट में बिना प्रोबेट के भी उसकी वो प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि विल उसके फेवर में है। प्रॉब्लम क्या है? जब कल को मेरा ये बेटा इस संपत्ति को बेचने जाएगा तो जो बायर है उसके मन में एक डर होगा
कि विल तो बिना कोर्ट के सर्टिफिकेशन के इम्प्लीमेंट हुई है, कल को कोई तीसरा जना आके कह सकता है ये विल गलत थी, इस विल में इस पे पावर नहीं थी, या जो विल है वो इम्प्लीमेंट गलत तरीके से हुई, ये इसकी मेरे पे एक पैरेलल विल है इसके बाद की जो मेरे फेवर में है, ये सारे इश्यूज हैं। पर अगर आपने प्रोबेट करा लिया तो कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया कि विल सही है, तो ये रिस्क फिनिश हो जाता है। राइट, तो प्रोबेट हाईली रिकमेंडेड है। और सर जो और बाहर प्रोबेट कराने में टाइम का खर्चा होता है, टाइम लगता है, और स्टैम्प ड्यूटी लगती है, जो 1.5 लाख रुपए से 7% तक डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट ड्यूटीज है। तो इट्स अ प्रॉब्लम फॉर योर चाइल्ड। पर अगर मैंने लिविंग ट्रस्ट बनाई और अपने लाइफ टाइम में प्रॉपर्टीज में ट्रांसफर कर दी, तो मेरी डेथ के बाद तो टाइटल चेंज ही नहीं होगा ना, मैंने ही अपनी विल इंप्लीमेंट कर दी पहले ही, तो अब प्रोबेट की जरूरत नहीं है। तो लिविंग ट्रस्ट डज नॉट रिक्वायर अ प्रोबेट। तो टाइटल उतना ही स्ट्रांग है जितना प्रोबेट के बाद है, और प्रोबेट की जरूरत नहीं पड़ रही। तो मैं अपने बच्चों के लिए आसानी छोड़ रहा हूँ और बेटर टाइटल छोड़ रहा हूँ लिविंग ट्रस्ट बनाकर। और सर जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो एनआरआईज हैं, उनके लिए प्रोबेट कितना जरूरी है? प्रोबेट बराबर ही जरूरी है, चाहे वो इंडियन हो चाहे इंडिया से बाहर हो। पर बाहर जो बच्चे रह रहे हैं, क्या वो इंडिया में आकर प्रोबेट प्रोसेस कर पाने में सक्षम है? एक मेरा बेटा यूएस में रहता है, प्रोबेट में तो 8 महीने लगेंगे या 1 साल लगेगा। क्या वो हर पेशी पे आएगा? यहाँ पे गवाही देने 5 बार आएगा? तो उसके लिए मुसीबत है। बिल्कुल। राइट, तो ये मुसीबत बच सकती है लिविंग ट्रस्ट बनाकर, जिसमें मैंने कहा कि मेरे बाद वो ओनर है और ट्रस्टी उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा, अब उसके आने की जरूरत नहीं है, और वो ही एक ट्रस्टी में से एक ट्रस्टी वो भी है। तो मैं पूरी जो मेहनत है, जो मुसीबत है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नॉन रेजिडेंट बच्चों के लिए हैं, जिनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम होगी, वो दूर हैं और वो अपना काम धंधा छोड़ के आ नहीं सकते इस काम के लिए, उनके लिए मैं कितनी आसानी छोड़ के जाता हूँ अगर मैं एक लिविंग ट्रस्ट बना के चला जाता। बिल्कुल राइट। तो क्या सर लिविंग ट्रस्ट केवल संपत्ति ट्रांसफर करने का ही एक जरिया है, या फिर ये टैक्स प्लानिंग, बिजनेस कंटिन्यूटी और परिवार की वित्तीय सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाता है? सबसे पहले ट्रस्ट जो है ना, टैक्स प्लानिंग का जरिया नहीं है। राइट, ट्रस्ट आर टैक्स न्यूट्रल बॉडीज। जो टैक्स बिना ट्रस्ट लग रहा था, वही टैक्स ट्रस्ट बनाने के बाद लगेगा। हाँ, कोई टैक्स में डिसएडवांटेज नहीं है, ऐसा नहीं टैक्स रेट बढ़ जाएगा अगर आप इसे ठीक से बनाएंगे। राइट, पर जो आपने बाकी चीजें कही, वो सब ट्रस्ट पूरा कर सकता है। प्रॉपर्टी की रिंग फेंसिंग, प्रॉपर्टी का कंट्रोल, प्रॉपर्टी की देखभाल, है ना, बच्चों को विवाद से बचाना, ये सब चीजें तो कर सकता है। पर अगर आप सोचो मैं ट्रस्ट खाली टैक्स बचाने के लिए बनाऊं, तो उसका ये पर्पस ही सॉल्व नहीं करे। बिल्कुल बिल्कुल। सर संयुक्त फैमिली या फिर फैमिली बिजनेस वाले मामलों में टेस्टामेंट्री ट्रस्ट और लिविंग ट्रस्ट में से कौन सा मॉडल ज्यादा व्यवहारिक और सुरक्षित माना जाता है? तो मैं हमेशा लिविंग ट्रस्ट के फेवर में हूँ, क्योंकि अगर विल को चैलेंज किया जा सकता है, तो उस विल के अंदर की ट्रस्ट तो अपने आप चैलेंज हो जाएगी। लिविंग ट्रस्ट में मैंने खुद ही ट्रस्ट बना दिया अपने जीते जी, अब कोई चैलेंज नहीं हो सकता। दूसरी बात, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी चीज को जब आप चला कर देखते हो ना, तो आपको समझ में आता है इसमें क्या कमियां हैं, क्या चीज ठीक करनी चाहिए, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, है ना, कहाँ पे इसको ठीक किया जाए, ये सब चीजें। लिविंग ट्रस्ट में ये कार है जो आपने अपनी लाइफ टाइम में बनाई और खुद ड्राइव करके देख रहे हो, और फिर आपने देखा कि यार ये कमी है, इसको ठीक कर देते। राइट, टेस्टामेंट्री ट्रस्ट में तो आपके बाद बनेगी। राइट, तो आपको उसका एक्सपीरियंस और उसमें करेक्शन करने के चांस ही नहीं है। राइट, तो हमेशा लिविंग ट्रस्ट इज अ बेटर ऑप्शन देन टेस्टामेंट्री ट्रस्ट। ओनली थिंग इज इन सम केसेस वेयर यू कैन नॉट क्रिएट अ लिविंग ट्रस्ट, आई विल से क्रिएट अ टेस्टामेंट्री ट्रस्ट। बिल्कुल, तो लिविंग ट्रस्ट ज्यादा बेहतर है टेस्टामेंट्री
ट्रस्ट से। चलिए, क्या प्रोसेस है हमसे जुड़ने का, अपने सवाल हम तक पहुंचाने का, वो जान लेते हैं पहले, और कुछ उसके बाद कुछ दर्शकों के सवाल आए हैं, फिर हम वो सवालों को अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। देखिए, बहुत ही आसान सा तरीका है अपना सवाल हम तक पहुंचाने का, हमसे जुड़ने का। आपको क्या करना है, आपको बस व्हाट्सएप पर जाना है और लिखना है एस्टेट, और उसके बाद अपना जो सवाल है 9354027995 पर हमें व्हाट्सएप कर देना है। इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी हम तक अपना जो सवाल है वो आप पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यूट्यूब पर आप जाएंगे तो वहां पर हमारे शो में, यानी कि तब क्या होगा में, आप यूट्यूब सेक्शन पर आप जाएंगे और उसके बाद जब तब क्या होगा सर्च करेंगे वहां पर, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो चेक करेंगे तो वहां पर सर का हमने नंबर भी मेंशन किया हुआ है। मैं एक बार नंबर दोबारा से दोहरा देती हूँ दीपक सर का, 9717336659। इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अपने मन में जो भी सवाल है आप डायरेक्ट सर से कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, कुछ दर्शकों के सवाल आ गए हैं, वो सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। मेरठ से सवाल है विकास शर्मा का। उन्होंने पूछा है कि क्या टेस्टामेंट्री ट्रस्ट मृत्यु के बाद ही लागू होता है और क्या इसे बाद में बदला जा सकता है? सर, मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि मृत्यु के बाद ही लागू होता है, लेकिन इसमें बदलाव शायद पॉसिबल नहीं है बाद में। तो जनरली टेस्टामेंट्री ट्रस्ट एक बार बन गया तो वो रेवोकेबल नहीं होगा, चेंजेबल नहीं होगा जनरली। पर हाँ, मैं अपने टेस्टामेंट्री ट्रस्ट बनाते हुए विल में निर्देश दे सकता हूँ कि मेरे बाद एक ट्रस्ट बनेगा जिसमें मेरी वाइफ ट्रस्टी होंगी, और उनको अपने लाइफ टाइम में चेंजेस करना अलाउड है। जनरली नहीं होता, पर अगर आप ये प्रोविजन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल मुंबई से है, पूजा रहाणे का ये सवाल है। इन्होंने पूछा है कि क्या एक व्यक्ति एक साथ विल और लिविंग ट्रस्ट दोनों बना सकता है? पूजा जी, बना नहीं सकता, बनाना चाहिए, राइट? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपनी लाइफ टाइम में अपनी सारी संपत्ति ट्रस्ट के नाम कर जाओगे। आप कितनी भी कोशिश करें, कुछ ना कुछ रह जाएगा। इसीलिए आपको ट्रस्ट बनाने के बाद, लिविंग ट्रस्ट बनाने के बाद, एक विल बनानी चाहिए इस ट्रस्ट के फेवर में, जिससे कि जो कुछ आपने अपने जीवन काल में ट्रस्ट में ट्रांसफर किया वो तो चला ही गया, कि मृत्यु के बाद जो बचा वो मृत्यु के बाद विल से चला गया। ये दोनों जो का कॉम्बिनेशन जो है वो ही सही तरीका है, विल प्लस ट्रस्ट। बिल्कुल। सर, अगला सवाल है चंडीगढ़ से अरुण खन्ना का। ये सवाल है, इन्होंने पूछा है कि ट्रस्ट बनाने के बाद अगर परिवार की परिस्थिति बदल जाए तो क्या उसमें बदलाव संभव है? और सर, मैं भी जानना चाहूंगी कि अगर कोई बदलाव करता है अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन ट्रस्ट में, तो कितनी बार ये कर सकते? क्या इसमें भी कोई क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ पीरियड है कि आप इतने टाइम ही आप इसको बदल सकते हैं? तो दो टाइप की ट्रस्ट है, हमने पिछली बार बात करी, रेवोकेबल और इररेवोकेबल। रेवोकेबल ट्रस्ट तो आप कितनी बार भी बदल सकते हो और कुछ भी चेंजेस ला सकते हो, कोई इसमें कोई कैप नहीं है। इररेवोकेबल ट्रस्ट जनरली चेंज नहीं करी जा सकती, और करनी भी होगी तो कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट? तो वो उसके बिना नहीं हो सकता। अब रेवोकेबल ट्रस्ट, जैसे मैंने कहा, कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं। इररेवोकेबल लेने के लिए कोर्ट की परमिशन हो सकती है। कुछ ट्रस्ट हम ऐसी बनाते हैं जिसमें कुछ क्लॉजेस को चेंज करना अलाउ कर देते हैं और कुछ क्लॉजेस को इररेवोकेबल कर देते हैं। जैसे मैंने कहा, जो सिस्टम ऑफ डिवीजन है एसेट्स का वो तो यही रहे, राइट? पर कब कब देना है वो ट्रस्टी डिसाइड कर सकता है, और ये जो कब कब क्या क्या देना है ये मेरी तरफ से ये है, पर अगर ट्रस्टी चाहे तो इसे चेंज कर दे। तो मैं कुछ क्लॉजेस को रेवोकेबल कर सकता हूँ, कुछ क्लॉजेस को इररेवोकेबल कर सकता हूँ। तो मैं हाइब्रिड भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मेरे जीवन काल में ये रेवोकेबल है और मेरी मृत्यु के बाद इररेवोकेबल हो जाएगी। तो आप इसको अलग अलग तरीके से सोच के कर सकते हैं। और इसमें जरूरी क्या है कि आपको ये पता हो कि मैं चाहता क्या हूँ, मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, और उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम उसको रेवोकेबल, इररेवोकेबल, चेंजेबल, नॉन चेंजेबल उस तरीके से डिसाइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। सर, इंडिया में एस्टेट प्लानिंग और ट्रस्ट प्लानिंग को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमियां कौन सी होती है? मुझे लगता है काफ़ी ऐसे लोगों से आपने डील भी किया होगा जो कई बार गलतियां जो हैं वो करते हैं, या फिर गलतफहमियां उनकी हो जाती हैं जिनकी वजह से लोग सही समय पर निर्णय नहीं ले पाते। तो मैं आपको 4-5 मेन
गलत फहमियां बताता हूँ। पहले ये लोग सोचते हैं मेरी डेथ के बाद सब कुछ मेरी वाइफ या हस्बैंड का है, राइट, जो कि बिल्कुल गलत है। इंडिया में किसी भी रिलीजन के किसी भी कानून में हस्बैंड या वाइफ सोल लीगल हेयर्स नहीं है। उनके अलावा मदर फादर, कुछ केसेस में मदर और फादर दोनों, बच्चे, राइट, ये भी लीगल हेयर्स है, राइट। दूसरी गलतफहमी लोगों की ये है कि हमने नॉमिनेशन या जॉइंट अकाउंट बना दिया, अब विल या ट्रस्ट की जरूरत नहीं है, राइट। इंडिया के कानून के अनुसार नॉमिनी पैसों का ओनर नहीं होता, वो खाली डिस्ट्रीब्यूटर या गिवर होता है। तीसरी गलतफहमी ये है कि मेरे बच्चे मेरे बाद कभी लड़ेंगे ही नहीं मेरी प्रॉपर्टी के लिए, राइट। तो आप एज्यूम करते हो कि जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, राइट, जो कि बहुत अच्छा है अगर चलता रहे, पर जनरली नहीं चलता, राइट। यू डोंट नो योर चिल्ड्रन अंटिल दे हैव डिवाइडेड योर इनहेरिटेंस, राइट। तो आपको पता ही तब चलेगा आपके बाद कि वो किस बच्चे के मन में क्या था। तो आपको एजम्पशन ऑफ एवरीथिंग बीइंग राइट नहीं करना, आपको एक सिस्टम छोड़ के जाना है जिससे कि सब कुछ सही रहे आपके जाने के बाद, राइट। ये कुछ गलतफहमी है, राइट। लोग एज्यूम करते हैं कि उनके स्पाउस सब कुछ संभाल लेंगे उनके बाद, राइट, जो कि बहुत केसेस में बिकॉज ऑफ द लेसर फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ द सर्वाइविंग स्पाउस वो एक बड़ी प्रॉब्लम है ना। एक आदमी है उसको बैंक अकाउंट वगैरह या इन्वेस्टमेंट अच्छे से आता है, या एक वाइफ है जिसको ये अच्छे से आता है, हस्बैंड को नहीं आता, ये हो सकता है, बिल्कुल, राइट। तो आपको उनकी जो अज्ञानता है या उनकी जो लेस स्किल है उससे प्रॉपर्टी या एसेट्स को बचाना है। बहुत बार ये भी देखा गया है कि जब दोनों माता पिता में से एक की मृत्यु हो जाती है, जो सर्वाइविंग पेरेंट है वो किसी बच्चे पे डिपेंडेंट हो जाता है, फिजिकली इमोशनली। अब ये जो बच्चा या तो इन्फ्लुएंस करता है आप उस सर्वाइविंग पेरेंट को, या ब्लैकमेल करता है कि मुझको ज्यादा दो, राइट। तो ये सब जो इश्यूज है ना, ये इश्यूज बहुत बड़े बन जाते हैं व्हाइल यू आर अलाइव और आफ्टर यू आर डेड। पर इन इश्यूज की प्लानिंग ना करना, ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक आखिरी सवाल, अगर कोई व्यक्ति आज एस्टेट प्लानिंग शुरू करना चाहे तो उसे सबसे पहले कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स या फैसले उसे तैयार करने चाहिए, और साथ ही 3 सबसे ज़रूरी कदम उसे क्या उठाने चाहिए? पहला कदम तो ये सोचना चाहिए कि जो चल रहा है वो नहीं चलेगा, मेरे जीवित रहते जो चल रहा है वो नहीं चलेगा। दूसरा, अगर मैं इनकैपेसिटेटेड हो गया तो मैं अपनी कंट्रोल और सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करूं ना। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं आप आफ्टर डेथ प्लानिंग से पहले ड्यूरिंग लाइफ प्लानिंग करो, राइट, उसमें आपको रिस्क है, राइट। तीसरी चीज, आपको अपनी लिस्ट ऑफ एसेट्स जरूर बनानी चाहिए। 99% लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं कि उनके पास क्या क्या है। वो जो कंप्लीट लिस्ट है ना, वो बनाने में टाइम लग जाता है। उसके बाद आप हर एक परिवार के सदस्य की जरूरत को नापें, जाने इनको किस तरीके की जरूरत या मदद चाहिए आपके बाद, और उसके हिसाब से अलाइन करें अपने एसेट्स, राइट। हम में से किसी को नहीं पता हमारी ऑर्डर ऑफ डेथ क्या होने वाली, राइट। जरूरी नहीं जो सीनियर आदमी है उसकी डेथ पहले होगी, जो यंगर है उसकी बाद में होगी, राइट। लाइफ बाउंसर्स फेंकती रहती है बार बार, राइट। तो बाउंसर में कुछ भी आ सकता है, राइट। तो आपको एज्यूम नहीं करना कि ऐसे ही होने वाला है, ऐसे ही होता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो आपकी प्लानिंग है उसमें सारे ऑर्डर ऑफ डेथ कवर्ड होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, राइट। तो वो एक अच्छा स्टेट प्लानर आपके लिए वो सिचुएशंस और उसका निवारण का तरीका दोनों एक साथ निकाल के दे देगा। तो बहुत जरूरी है कि आप एक एक्सपर्ट की मदद लेकर अपनी अच्छे से इनहेरिटेंस प्लानिंग बने। बिल्कुल बिल्कुल, और एक्सपर्ट की हेल्प अगर आप लेंगे तो मुझे लगता है आपके मन में जो भी डाउट होगा वो सारे डाउट्स जो हैं वो इजीली क्लियर हो जाएंगे। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
देखिए, संपत्ति बनाना मुश्किल है, लेकिन उसे सही तरीके से अगली पीढ़ी तक पहुंचाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। सही एस्टेट प्लानिंग नहीं होने पर यही संपत्ति रिश्तों में दरार और कोर्ट कचहरी की वजह बन सकती है। इसलिए समय रहते सही विल, सही ट्रस्ट और सही प्लानिंग बेहद जरूरी है। इसी के साथ अभी के लिए इजाजत दीजिए। अगली बार फिर हम मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।